राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा टीम के सितारे और प्रियंका वाड्रा के करीबी नेता नवजोत सिंह सिद्धू फरार चल रहे हैं। सिद्धू की तलाश कर रही बिहार पुलिस अमृतसर की गलियों में 3 दिन से चक्कर काट रही है। सिद्धू के घर से बिहार पुलिस को कहा जाता है कि वो है नहीं, मतलब कि 3 दिनों से सिद्धू अपने घर से गायब होकर कहीं छिपे हुए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बिहार पुलिस की टीम कटिहार में सिद्धू के खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में यहां आई है। पंजाब के पूर्व निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर बिहार पुलिस की टीम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। जानकारी के अनुसार सिद्धू पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित भाषण देने के आरोप में कटिहार के वरसोई थाने में मामला दर्ज है। आरोप है कि सिद्धू ने 16 अप्रैल 2019 को एक चुनावी सभा में विवादित भाषण देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। मजिस्ट्रेट के बयान पर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ वरसोई थाने में केस भी दर्ज किया गया था। पुलिस टीम का कहना है कि वो पिछले 3 दिन से नेता की कोठी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। बिहार पुलिस दिसंबर माह में भी पूर्व मंत्री को जमानत देने के लिए अमृतसर पहुंची थी। नवजोत सिंह सिद्धू 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में प्रचार के लिए गए थे और उस दौरान उन्होंने कटिहार में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में कटिहार जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया था। आरोप है कि इस सभा में उन्होंने एक समुदाय विशेष को उकसाने वाली बातें कही थीं। इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया था। अपने इसी चुनावी भाषण पर सिद्धू बुरी तरह से घिर गए थे और विभिन्न दलों के नेताओं ने उन पर निशाना साधा था। यहां तक कि खुद कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर ने भी उनके बयान से असहमति जताई थी। इस चुनाव के दौरान कई अन्य जगहों पर उनके भाषणों को लेकर विवाद हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करने वाले राहुल गांधी को शरद पवार ने जमकर सुनाया तो राहुल गांधी गलवान में सैनिकों को निहत्था भेजने का मुद्दा उठाकर अपनों से ही घिर गए। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के सहयोगी दल एनसीपी के चीफ शरद पवार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के हवाले से नसीहत दी और मामले की संवेदनशीलता को समझकर बोलने की सलाह दे डाली। महाराष्ट्र में राहुल की पार्टी कांग्रेस और शिवसेना के साथ सरकार चला रही है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में इसका मुद्दा उठाया। राहुल को शरद पवार की नसीहत। देश के रक्षा मंत्री रह चुके शरद पवार ने कहा कि सैनिक कब कहां हथियार के साथ रहेंगे और कहां नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुताबिक तय होता है। सूत्रों की माने तो पवार ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कुछ भी बोलते वक्त लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि पवार खुद रक्षा मंत्री रह चुके हैं और जब वो बोल रहे थे तब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मीटिंग में मौजूद थीं। कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश ट्वीट कर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि गलवान में सैनिकों को निहत्था मोर्चे पर भेज दिया गया, जिसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। उन्होंने सवाल किया कि 20 सैनिकों के वीरगति प्राप्त करने का जिम्मेदार आखिर कौन है। सर्वदलीय बैठक के कुछ घंटे पहले भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने यही सवाल किया। उन्होंने लिखा कि चीन आखिर हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या करने की हिमाकत कैसे कर सकता है। हमारे सैनिकों को शहादत के लिए निहत्था क्यों भेज दिया गया। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि सैनिक निहत्थे नहीं थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के चलते वहां गोली चलाने की परंपरा नहीं है, जिसका पालन किया गया। चीन के धोखे ने भारत को इस बात पर विचार करने को मजबूर कर दिया कि क्या अब चीन के प्रति हमारी नीति बदलने का वक्त आ गया है और क्या हमारे सैनिकों पर उसके सैनिकों के बर्बरतापूर्ण हमले पर कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे चीन को कड़ा संदेश मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इन्हीं गंभीर सवालों पर चर्चा हुई। इस बैठक में दोनों दलों के प्रमुख ने हिस्सा लिया। इसे नासमझी कहें या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस के समझौते का असर कि राहुल गांधी आज देश में उपहास का पात्र बन चुके हैं। लोग ये मानकर चलने लगे हैं कि ये व्यक्ति जो कि वो देश हित में नहीं होगा। हालांकि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ बढ़ाने के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज लगे हुए हैं, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। वे ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कि उनकी पार्टी और उन्हें सार्वजनिक रूप से लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव में जहां 20 जवान शहीद हो गए, वहीं कई जवान घायल भी हुए। इस मामले में भी राहुल गांधी सियासत करना नहीं भूले, लेकिन एक घायल जवान के पिता ने उनको नसीहत देकर उनकी इस सियासत की हवा को निकाल दिया।
एक घायल भारतीय सैनिक के पिता का वीडियो सामने आया। वीडियो में वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर जवाब दे रहे हैं। वीडियो में वे कह रहे हैं कि भारतीय सेना एक मजबूत सेना है और चीन को हरा सकती है। राहुल गांधी इसमें राजनीति न करें। मेरे बेटे ने सेना में लड़ाई लड़ी है और सेना में लड़ता रहेगा। बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर भारतीय सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि गलवान में चीनी हमला पूर्व नियोजित था। भारत सरकार सो रही थी और उसने समस्या से इनकार कर दिया था। इसकी कीमत हमारे शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। शरद पवार जैसे कांग्रेस के सहयोगी भी राहुल गांधी को संभलकर बोलने की नसीहत दे चुके हैं। सीपीआई के डी राजा को इस बात से दिक्कत है कि भारत अमेरिका के साथ क्यों है, चीन के साथ क्यों नहीं। सीपीएम के सीताराम येचुरी पंचशील का सिद्धांत पढ़ाने लगे। ये वही नेहरू के पंचशील का सिद्धांत है जिसकी वजह से हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे और पंडित नेहरू ने देश का बड़ा भूभाग आराम से चाइना के हवाले कर दिया। और सोनिया गांधी को तो हर बात में दिक्कत ही दिक्कत थी। ये किया तो वो क्यों नहीं किया, तब किया तो अब क्यों नहीं। जब उन्हें बताया गया कि हमारी 1 इंच जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है, तब सोनिया गांधी का सवाल ये था, क्या हम चीन की सीमा में दाखिल हुए? मतलब ये कि कम्युनिस्ट और गांधी वाड्रा कांग्रेस किसी भी सूरत में देश के साथ नहीं है। जबकि कांग्रेस के सहयोगी डीएमके, एनसीपी जैसी पार्टियों ने पूरी तरह से देश और सेना के प्रति आस्था व्यक्त की, लेकिन इस पार्टी ने नहीं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों को स्पष्ट कर दिया, वहां न तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और न ही कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। कांग्रेस और लेफ्ट जैसे विपक्षी दलों की ओर से उठे सवालों के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि देश की सेना सक्षम भी है और सरकार की ओर से उन्हें यथोचित कार्रवाई की पूरी छूट दे दी गई है। कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। जैसी अपेक्षा थी सर्वदलीय बैठक में कुछ वैसा ही हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से सवालों की झड़ी लगी। साथ ही सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया कि सर्वदलीय बैठक बुलाने में देर की गई। सेना पर पूरा भरोसा जताते हुए सरकार के साथ खड़ी होने की ये शर्त भी रखी गई कि विपक्ष को हर बात की पूरी जानकारी दी जाए। इस रुख के बाद माना जा सकता है कि जिस तरह पिछले दिनों में कांग्रेस की ओर से सवाल उठते रहे हैं, वो बरकरार रह सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, हम जीतेंगे। बसपा नेता मायावती ने प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ खड़े होने की बात की। द्रमुक नेता एमके स्टालिन ने हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान का स्वागत किया। एनसीपी नेता व पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने जहां कुछ सुझाव दिए, वहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एहसास कराया, सीमा पर सैनिक हथियार के साथ जाते हैं या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि से तय होता है। राजनीतिक दलों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेडी, टीआरएस जैसे दलों में सरकार के साथ खड़ा होने की बात कर रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे चली सर्वदलीय वर्चुअल बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल थीं। दलों को पूरी घटना पर प्रेजेंटेशन दिया गया था। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सख्त रुख का संदेश दिया था। शुक्रवार को भी लगभग उसी अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा, चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो या काउंटर टेररिज्म हो, भारत कभी किसी के दबाव में नहीं आया है और न आएगा। देश की रक्षा के लिए जल, थल, नभ सभी जगहों पर हमारी सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। भारत की सैन्य क्षमता ऐसी है कि हमारी जमीन पर कब्जे की बात तो दूर, उसकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। चीन के साथ लंबी सीमा और एक साथ पाकिस्तान की ओर से खतरे की आशंका की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारी सेनाएं अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में सक्षम हैं और सीमावर्ती इलाकों में तैयार आधारभूत ढांचा काफी मददगार साबित हो रहा है। इससे चीनी सीमा पर हम अब बेहतर निगरानी कर पा रहे हैं। पहले जिन इलाकों में चीनी फौज बेरोक टोक घुमा करती थी, वहां अब हमारे सैनिक डगर डगर पर सवाल जवाब कर रहे हैं और इसलिए तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सुझावों के लिए धन्यवाद देते हुए भरोसा दिलाया कि देश की संप्रभुता की रक्षा सर्वोपरि है और सेना सक्षम है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पूछा, चीनी सेनाओं ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र में किस तारीख को घुसपैठ की? सरकार को हमारे क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बारे में कब जानकारी मिली? खबरों की माने तो घुसपैठ 5 मई को हुई। क्या ये सही है या फिर घुसपैठ उसके बाद हुई?
क्या सरकार को नियमित रूप से हमारे देश की सीमाओं के सैटेलाइट इमेजेस नहीं मिलती हैं? क्या हमारी खुफिया एजेंसीज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ की जानकारी नहीं दी? क्या सेना की इंटेलिजेंस ने सरकार को LAC पर चीनी कब्जे और भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की मौजूदगी के बारे में सचेत नहीं किया? क्या सरकार ये स्वीकार करेगी कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है? गुजरात में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने 2007 जैसी एक योजना बना रखी थी। बीच मतदान के दौरान कांग्रेस के वकील नुक्ता निकालकर चुनाव आयोग पहुंच गए और बीजेपी के 2 वोट को रद्द करने की मांग करने लगे, लेकिन इस बार उनकी एक न चली और बीजेपी ने राज्यसभा की 3 सीटें जीत ली। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस से 2017 का हिसाब बराबर कर लिया। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर मतगणना के लिए चली लंबी उठापटक के बाद देर रात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरहरि अमीन, अजय भारद्वाज और रामिलाबेन बारा चुन लिए गए। वहीं कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल चुने गए हैं। इससे पहले गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतों की गिनती में शुक्रवार को देरी हुई, क्योंकि कांग्रेस की मांग थी कि निर्वाचन आयोग विभिन्न आधार पर बीजेपी के 2 मतों को अमान्य करार दे। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, बीजेपी के 103, कांग्रेस के 65, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, एनसीपी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक हैं। संख्या बल के आधार पर पहले ये स्पष्ट था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही खाते में 2-2 सीटें आ जाएंगी। हालांकि पिछले चुनाव में चाणक्य की उपाधि से नवाजे गए अमित शाह ने दांव चलना शुरू कर दिया। सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ समय में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने विभिन्न वजहों से पार्टी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी को दूसरा मौका कोरोना वायरस के तौर पर मिल गया, जिससे चुनावों में देर हुई। इससे बीजेपी को अपनी तैयारी और भी पुख्ता करने का पर्याप्त समय मिल गया। संख्या बल के आधार पर 182 विधायकों में से 10 सीटें खाली थीं। इनमें से 8 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे की वजह से और 2 कोर्ट केस की वजह से। अब नए समीकरण से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय हो गया। सारी जोर आजमाइश चौथी सीट के लिए रही। बीजेपी ने अजय भारद्वाज, रामिलाबेन बारा के साथ ही एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर नरहरि अमीन को भी मैदान में उतार दिया, लेकिन शुक्रवार को 172 में से भी बीटीपी के 2 विधायकों ने वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से कुल 170 विधायकों के वोट पड़े। राज्यसभा वोटिंग के लिए गणित के आधार पर एक प्रत्याशी के लिए 35 वोट जरूरी था। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग से पहले बीटीपी के 2 विधायकों ने वोट न करने का फैसला किया। बीटीपी प्रमुख छोटू वसावा और उनके बेटे महेश वसावा का वोट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के लिए काफी अहम था। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही पार्टियों ने SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि इनके वोट न करने से बीजेपी को काफी हद तक फायदा हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इनके वोट न करने के फैसले से बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट नरहरि अमीन की जीत के भी रास्ते खुल गए। नेता विपक्ष प्रकाश धनानी ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी और मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा की तरफ से डाले गए मतों को रद्द करने की मांग की थी। धनानी ने कहा कि जब तक मतगणना को लेकर हमारी शिकायतों को नहीं देखा जाता, काउंटिंग शुरू नहीं होगी। मतदान के बाद हमने अपनी आपत्ति यहां निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि को सौंपी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक ने विपक्षी दल की आपत्ति को खारिज कर दिया और मामले पर अंतिम फैसले के लिए उसे आयोग के दिल्ली कार्यालय के संदर्भित किया। कांग्रेस ने चुड़ासमा के मतदान करने पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि पिछले महीने गुजरात हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा रखी है। राहुल गांधी के ट्विटर राइटर और 3 महीने तक तिहाड़ की हवा खाकर निकले पी चिदम्बरम को लगा कि राहुल ठीक से एजेंडे को नहीं चला पा रहे हैं, तो वे खुद मोर्चे पर आ गए और कहा कि चीन के सामानों का बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि चीन से कोई सामान भारत नहीं आए। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि हमें जितनी जल्दी हो सके आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन बाकी दुनिया से रिश्ते भी खत्म नहीं कर सकते। भारत को चीन के सामान का बहिष्कार नहीं करना है, उसे वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बने रहना होगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो भी भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं वो चीन के वैश्विक व्यापार का हिस्सा है। पी चिदम्बरम ने आगे कहा, इसलिए चीन के सामानों का बहिष्कार से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों की बात करें तो इसमें बहिष्कार जैसी बातें नहीं आनी चाहिए।
वहीं सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की बात कि कोई भी भारतीय इलाके में घुसा नहीं है, इस पर भी कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बयानों और इससे पहले सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयानों में विरोधाभास है। चिदम्बरम ने कहा कि अगर चीन के किसी भी सैनिक ने सीमा पार नहीं की तो 5 और 6 जून को झड़प क्यों हुई थी? वहीं 5 और 6 जून को कमांडर्स की मीटिंग किस मुद्दे पर थी? आपको बता दें कि पी चिदम्बरम कांग्रेस के तमाम नेता मोदी सरकार को लद्दाख के मुद्दे पर घेर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने 2 सवाल उठाए हैं। उधर पीएम मोदी ने आज फिर कहा कि भारतीय जवानों ने पराक्रम दिखाया है। उन्होंने कहा कि बिहार रेजिमेंट के जवानों पर हर बिहारी को गर्व है। न तो कोई भारतीय सीमा में घुसा है और न ही कोई भारतीय पोस्ट किसी के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से ड्रैगन बौखला गया है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने भारत चीन सीमा विवाद और गलवान घाटी हिंसा को लेकर देश को संबोधित किया था। इसके बाद से चीन ने गलवान घाटी पर तेवर सख्त कर लिए हैं। चीन ने भी अप्रत्याशित तौर पर एक लंबा बयान जारी कर सारा दोष भारत पर मढ़ने का प्रयास किया। चीन ने एक बार फिर शनिवार सुबह जारी बयान में पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा जताया और इतना ही नहीं, हाल में पूर्वी लद्दाख सीमा पर हुए विवाद के लिए भी पूरी तरह से भारत को ही दोषी ठहरा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियानझाओ ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया। चीनी प्रवक्ता ने ये दिखाने का प्रयास किया कि भारत अपनी गलती मान रहा है और वो अपने सैनिक पीछे कर रहा है। चीनी दावों के विपरीत सच्चाई ये है कि भारतीय सेनाओं ने चीनी सीमा से लगे अग्रिम मोर्चों पर तैनाती बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि सेना को फैसले लेने की पूरी छूट दे दी गई है। शुक्रवार को ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी लेह का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। चीनी प्रवक्ता ने झूठे दावे करते हुए कहा कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी साइड में स्थित है। कई वर्षों से यहाँ पर चीन की सेना पेट्रोलिंग करती आ रही है। अप्रैल से भारतीय बॉर्डर सैन्य बलों ने वहाँ मनमाने तरीके से सड़क, पुल और दूसरी सुविधाओं का निर्माण शुरू किया। चीन ने कई मौकों पर इसका विरोध किया, लेकिन भारत ने इस पर ध्यान नहीं देते हुए LAC के आगे तक निर्माण काम कर चीन को भड़काने की कोशिश की। 6 मई 2020 को भारतीय सैन्य बलों ने LAC को क्रॉस किया, चीन के क्षेत्र में प्रवेश किया और बैरिकेड आदि का निर्माण शुरू किया। भारतीय सैन्य बल जानबूझकर यथास्थिति को बदल रहे थे और सीमा नियंत्रण व प्रबंधन की जो व्यवस्था थी उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। चीन ने अपनी तरफ से हालात को देखते हुए कदम उठाए। तनाव को दूर करने के लिए भारत व चीन के बीच सैन्य व डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत भी शुरू हुई। चीन की कड़ी मांग के जवाब में भारत LAC से अपने दल को वापस बुलाने के लिए तैयार हुआ और साथ ही निर्मित सभी ढांचाओं को भी तोड़ने को तैयार हो गया। दोनों देशों की बैठक हुई जिसमें भारत ने ये दावा किया कि उनके सैनिक LAC और गलवान नदी को पार नहीं करेंगे और न ही पेट्रोलिंग करेंगे। दोनों पक्षों के बीच ये भी सहमति बनी कि धीरे धीरे अपने सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से वापसी के लिए आधिकारिक स्तर पर बातचीत जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सैन्य बलों ने आश्चर्यजनक तौर पर 15 जून को कमांडर स्तर पर हुई बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया और एक बार फिर LAC को पार किया। जब गलवान घाटी में हालात सामान्य हो रहे थे तब भारत की तरफ से जानबूझकर उकसाने के लिए ऐसा किया गया। भारतीय सेना ने चीन के सैन्य अधिकारियों व सैनिकों पर हिंसात्मक प्रहार किया जिससे झड़प हुई और जानें गईं। चीनी प्रवक्ता के दावों के विपरीत सच्चाई ये है कि चीनी सेना पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है। चीनी सेनाएं न केवल प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही हैं, बल्कि टेंट लगाकर अपनी अस्थायी पोस्ट भी बना रखी है। भारतीय जमीन को कब्जाने की ड्रैगन की ये कोई पहली कोशिश नहीं है।